हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की डेफिनेशन एंड उसकी इटियोलॉजी की बात की थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसका मैनेजमेंट एंड उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के ऊपर हमारा पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। तो मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, तो कि सबसे पहले हमें उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है एंड फिर उसके बाद हमें उसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती है ना, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस। तो हम इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराएंगे, तो कि सबसे पहले है कि हम ऑडियोमेट्री कराएंगे, फिर उसके बाद है कि हम वेस्टिबुलर टेस्ट कराएंगे, वेस्टिबुलर टेस्ट। फिर उसके बाद है कि भाई हम इमेजिंग स्टडीज़ कराएंगे टेम्पोरल बोन की। ठीक है, टेम्पोरल बोन की इमेजिंग स्टडीज़। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कि हम सिफिलिस, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब जो डिसीज़ है हमने देखे थे कि एसोसिएटेड हो सकते हैं, उन सब के लिए टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए टेस्ट करवाएंगे तो कि भाई सिफिलिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए हम रैंडम ब्लड शुगर जो चेक करते हैं वो, फिर उसके बाद हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, फिर हम लिपिड प्रोफाइल उसकी चेक करवाएंगे। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर के लिए हम उसका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, सेडिमेंटेशन रेट, ये सब कुछ चेक करवाएंगे। रूटीन जो हमारी CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो सब। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशंस की बात। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि भाई हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला क्या है कि हमें उसको बेड रेस्ट करने को बोलना है। फिर उसके बाद हमें उसको स्टीरॉयड थेरापी देनी है, स्टीरॉयड थेरापी देनी है। एंड इसके अंदर हम ये स्टीरॉयड थेरापी देंगे तो उससे क्या होगा, तो कि उसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो वो इफ़ेक्ट करता है, उसकी वजह से जो इडिमा होगा वो रिलीव हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम क्या देते हैं जनरली, तो कि प्रेडनिसोलोन। एंड जो प्रेडनिसोलोन है उसका अगर आपको डोज भी जानना हो तो वो है 40 to 60 मिलीग्राम। ठीक है, OD वंस डेली, एंड ये हम एक वीक के लिए देंगे। ठीक है, एंड फिर क्या होता है कि हम एक वीक के लिए ये जो इतना डोज देंगे एंड उसके बाद हम तुरंत ही इसको स्टॉप नहीं कर देंगे। 3 वीक्स के लिए हम उसका डोज धीरे धीरे कम करते जाएंगे। फिर उसके बाद है कि हम कार्बोजन का इन्हेलेशन देंगे उसको। कार्बोजन क्या होता है, जो कि कार्बोजन होता है 5% CO2 प्लस 95% O2। 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 95% ऑक्सीजन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं कार्बोजन। अब ये क्यों देते हैं हम, तो कि कार्बोजन हम देंगे ना उसको, उसकी वजह से जो कोक्लियर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा एंड ऑक्सीजनेशन वहाँ पे इम्प्रूव होगा। उसके बाद फोर्थ है वेसोडाइलेटर ड्रग्स। वेसोडाइलेटर ड्रग्स अब ये क्यों देंगे हम, तो कि हमने आगे जो इटियोलॉजी की बात करी थी उसके अंदर हमने वेस्कुलर कोज के अंदर देखा था कि भाई लेब्रिंथाइन और कोक्लियर आर्टरी जो है उसका वेसोस्पाज्म भी एक कोज हो सकता है। इसके लिए हम वेसोडाइलेटर ड्रग्स देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है कि हम लो मोलेकुलर वेट डेक्स्ट्रान भी दे सकते हैं। लो मोलेकुलर वेट डेक्स्ट्रान,
ठीक है। ये क्यों देंगे, इससे क्या होगा तो कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी, बट ये जो लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रान है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके अंदर, तो कि अगर किसी को कार्डियक फेलियर है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है अगर किसी इंसान को, तो उसको हमें ये नहीं देना है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है तो कि हमें उस पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको लो सोल्ट डाइट लेना है। ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम डायूरेटिक भी दे सकते हैं, लो सोल्ट डाइट। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर है कि भाई हमें इंट्राटिम्पेनिक स्टीरॉयड थेरापी भी देनी पड़ सकती है कभी कभी। एंड इंट्राटिम्पेनिक स्टीरॉयड थेरापी हम देंगे तो यहाँ पे हम जो सिस्टमिकली स्टीरॉयड दे रहे हैं उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होगी ना, तो अगर हम इंट्राटिम्पेनिक स्टीरॉयड देंगे तो वो जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट है स्टीरॉयड की सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब हम ट्रीटमेंट देंगे ना तो जनरली 50 to 60% केस के अंदर 2 वीक्स के अंदर स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या देखा तो कि हम इन्वेस्टिगेशंस कौन से कराने वाले हैं वो, एंड उसके बाद हमें ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है तो कि सबसे पहले हमें उसको बेड रेस्ट एडवाइस करना है, स्टीरॉयड थेरापी भी दे सकते हैं सिस्टमिकली, कार्बोजन भी दे सकते हैं, वेसोडायलेटेड ड्रग्स दे सकते हैं, लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रान दे सकते हैं। उसके बाद हमें उसको लो सोल्ट डाइट देना है, हमें उसको लो सोल्ट डाइट एडवाइस करना है। इसके साथ साथ हम डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं एंड हम इंट्राटिम्पेनिक स्टीरॉयड थेरापी भी दे सकते हैं, ये जो सिस्टमिक स्टीरॉयड थेरापी है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। एंड ये सब हम करेंगे तो 50 to 60% जितने केस के अंदर 2 वीक्स के अंदर स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। तो ये देख लिया हमने मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है। हमने एटियोलॉजी देख ली, एटियोलॉजी देखी यहाँ पे, फिर हमने डेफिनेशन देख ली है। अब इसके बाद हमें देखना है इसका प्रोग्नोसिस। ठीक है। तो प्रोग्नोसिस के अंदर क्या है कि गुड प्रोग्नोसिस एंड बैड प्रोग्नोसिस हमें दोनों देखने हैं। गुड प्रोग्नोसिस एंड बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है। तो देखते हैं हम कि गुड प्रोग्नोसिस के अंदर क्या है। सबसे पहले तो कि अगर जो हियरिंग लॉस है पेशेंट का वो माइल्ड होगा तो वो जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाएगा, तो गुड प्रोग्नोसिस होगा उसका। एंड अगर सीवियर हियरिंग लॉस हुआ तो बैड प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है तो गुड प्रोग्नोसिस, एंड अगर सीवियर हियरिंग लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है कि इस पेशेंट को जो हियरिंग लॉस हुआ है अगर वो लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी का हियरिंग लॉस होगा तो गुड प्रोग्नोसिस होगा, एंड अगर हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है। लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है तो गुड प्रोग्नोसिस, एंड अगर हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें देखना है कि भाई अगर रिकवरी जो है वो 2 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो गुड प्रोग्नोसिस है, एंड 2 वीक्स के अंदर रिकवरी स्टार्ट नहीं होती है तो बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है। रिकवरी स्टार्ट्स इन 2 वीक्स, एंड अगर 2 वीक्स के अंदर रिकवरी स्टार्ट नहीं होती है, रिकवरी बाद में होती है तो बैड प्रोग्नोसिस। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि वर्टाइगो की हिस्ट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो गुड प्रोग्नोसिस है।
एंड अगर वर्टिगो प्रेजेंट है तो बैड प्रोग्नोसिस। फिर पेशेंट हमारे पास आया, वो अर्ली उसको ये हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हुआ हो एंड वो जल्दी हमारे पास आ गया एंड हमने जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। अर्ली अगर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई तो गुड प्रोग्नोसिस है। एंड अगर उसकी ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट हुई, एंड ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट क्यों होगी, तो कि वो हमारे पास लेट आएगा। अगर हम डायग्नोस नहीं कर पाए किसी भी वजह से, अगर लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो गई तो गुड प्रोग्नोसिस, एंड लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो बैड प्रोग्नोसिस। उसके बाद क्या है कि जो पेशेंट है उसकी एज अगर कम है, यंग पेशेंट है तो गुड प्रोग्नोसिस, एंड अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, ओल्डर पेशेंट है तो बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्नोसिस की बात कर ली। गुड प्रोग्नोसिस किस में होता है, तो कि अगर माइल्ड हियरिंग लॉस हुआ है तो गुड प्रोग्नोसिस, अगर सीवियर हियरिंग लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस। लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस हुआ हो तो गुड, हाई फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस हुआ हो तो बैड। 2 वीक के अंदर अगर रिकवरी स्टार्ट हो गई तो गुड प्रोग्नोसिस, एंड अगर बाद में रिकवरी स्टार्ट हुई तो बैड प्रोग्नोसिस। फिर वर्टिगो की हिस्ट्री नहीं है तो वो अच्छी बात है, गुड प्रोग्नोसिस, एंड अगर हिस्ट्री प्रेजेंट है तो बैड प्रोग्नोसिस। अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, पेशेंट यंग है तो गुड प्रोग्नोसिस। लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो बैड प्रोग्नोसिस, एंड पेशेंट की एज अगर ज़्यादा है तो बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो हमने लास्ट में ये जो प्रोग्नोसिस था वो भी देख लिया है। तो प्रोग्नोसिस देख लिया हमने, इसके पहले हमने मैनेजमेंट भी देख लिया था। ठीक है, मैनेजमेंट हमने देख लिया है। फिर हमने इसकी इटियोलॉजी भी देख ली। इटियोलॉजी ये IMP-ENT-TB वाले न्यूमोनिक्स है, इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली है कि कब हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सडन हियरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।